आज का ये क्लास 10th का वीडियो होगा जिसके अंदर हम आज आपके लिए लेकर हाजिर हैं एक पोएम जिसका टॉपिक है आज का दी बॉल पोएम, गेंद कविता। आइए सबसे पहले इसको देखिए कि जो इसका टाइटल है वो है दी बॉल पोएम। तो आपको इस कविता का नाम याद रखना बहुत ज़रूरी होगा और साथ ही साथ जो इसका रचयिता है, कंपोजर है, जो इसके कवि हैं, रचनाकार। देखिए सबसे पहले कि कविता जो है वो लिखी नहीं जाती, कविता रची जाती है, कंपोज की जाती है, न कि राइट की जाती है। राइट का मतलब लिखना होता है और कंपोज का मतलब रचना करना, ठीक है, रचना करना। तो कविता रची जाती है, न कि लिखी जाती है। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो इस कविता के जो पोएम के जो पोइट है वो है जॉन बेरीमैन। तो सबसे पहले आपको इसका नाम याद रखना है कि इसका जो टाइटल क्या है, दी बॉल पोएम। इसको लिखा किसने है, इसका कंपोज किसने किया है, रचना किसने किया है, जॉन बेरीमैन ने इसको रचा है, इसके रचनाकार हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं। ए बॉय लॉसेज ए बॉल, एक बालक, एक लड़का जो है गेंद खो देता है। ए बॉय लॉसेज ए बॉल, एक लड़का गेंद खो देता है। ही इज़ वेरी अपसेट, वो बहुत चिंतित हो जाता है। ही इज़ वेरी अपसेट, वह बहुत चिंतित हो जाता है। ए बॉल डजंट कॉस्ट मच, एक गेंद की अधिक कीमत भी तो नहीं होती है। ए बॉल डजंट कॉस्ट मच, कॉस्ट का मतलब कीमत होना, मच में नहीं ज़्यादा। एक बॉल की, एक गेंद की कीमत ज़्यादा भी नहीं होती है। नॉर इज़ इट डिफ़िकल्ट टू बाई अनदर बॉल, और नहीं ही दूसरी गेंद को खरीदना कोई कठिन होता है। दूसरी गेंद को खरीदना भी कठिन नहीं होता है। वाई देन, तो फिर क्यों। वाई देन इज़ द बॉय सो अपसेट, तो वह लड़का इतना चिंतित क्यों है, फिर वह लड़का इतनी चिंतित क्यों है। रीड द पोएम, इस कविता को पढ़िए, टू सी, और ये देखिए कि व्हाट द पोएट थिंक्स हैज़ बीन लॉस्ट, कि कवि के अनुसार उसने क्या खो दिया है, उसने क्या खो दिया है कवि के अनुसार, ये देखिए। एंड व्हाट द बॉय हैज़ टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लॉसिंग समथिंग, और किसी चीज़ को खोने के अनुभव से वह लड़का क्या सीखता है, अर्थात उसको क्या सीखना पड़ता है, कि किसी चीज़ को खोने के अनुभव से उसको क्या सीखना पड़ता है। आइए इस बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले अब शुरू करते हैं। व्हाट इज़, देखिए सबसे पहले क्या है कि लाइन टू लाइन, यानी कि एक पंक्ति दर पंक्ति में आपको इसमें हिंदी बताऊंगा और आपको इसी तरह से इसकी पूरे की हिंदी समझनी है। और फिर क्या है कि एग्जाम में क्या होता है कि इसके स्टेंजे आते हैं, 2 लाइन का हो सकता है, 3-4 लाइन का भी हो सकता है, ठीक है ना। जितने स्टेंजे हैं उतने ही इसके स्टेंजे बनेंगे। और फिर रही उसके नीचे क्वेश्चन दिए जाएंगे, 2-2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, प्रत्येक स्टेंजे के नीचे 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं। और इन दोनों क्वेश्चन का उत्तर जो है आपको दिए गए स्टेंजे में से ही, यानी जो स्टेंजा का मतलब होता है पद, ठीक है ना, जो स्टेंजा दिया गया है उसके अंदर से ही आपको उत्तर देना पड़ता है। अब उत्तर देने के लिए आपको उसके अंदर पहले तो आपको समझिए कि उस पंक्तियों का अर्थ क्या है, ठीक है ना। उसके अर्थ को समझने के बाद में कवि ने उसको क्या, उसके लिखने के बाद में कवि का क्या मूड रहा है, उसके लिखने के पीछे कवि का मूड क्या है, कवि क्या कहना चाहता है, क्या संदेश है उसके अंदर। तो थोड़ा सा आप इस बारे में विचार कीजिएगा उन पंक्तियों को पढ़ने के बाद में। और फिर उत्तर, आप क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप उसके उत्तर लिखने हैं, आपको उत्तर लिखिएगा। और उत्तर में आप जो आंसर जो लिखते हैं यही सेम पंक्ति नहीं उतारनी है, ठीक है ना। ये सेम पंक्ति नहीं उतारनी है, इसकी जो व्याख्या है ना, व्याख्यात्मक जो उत्तर है ना इसके, इसमें से आप क्या समझ रहे हैं, इन पंक्तियों से आप क्या समझ रहे हैं, उन पंक्तियों को समझ करके उन उत्तरों को लिखिएगा। आइए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ द बॉय नाउ, अब कवि कहता है, कवि कौन है, जॉन बेरीमैन। जॉन बेरीमैन जो कवि हैं वो ये बताता है कि एक व्हाट इज़ द बॉय नाउ, वह लड़का अब, उस लड़के का अब क्या होगा, ठीक है ना। वह लड़के का अब क्या होगा, लड़का का क्या होगा। हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अपनी गेंद खो दी है, जिसने अपनी गेंद खो दी है। यानी एक लड़का है, कवि के लड़के के बारे में बताता है कि एक लड़का है जो बंदरगाह के नज़दीक खेलता है, गेंद खेलता है, ठीक है ना। तो उसमें कहा गया कि लड़का अब क्या करेगा, लड़का अब क्या करेगा, हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अपनी गेंद खो दी है।
व्हाट व्हाट इज ही टू डू, वह अब क्या करने वाला है। अब इज टू डू का मतलब है करने वाला, ठीक है ना, करने वाला है। व्हाट इज ही टू डू, वह अब क्या करने वाला है। आई सॉ इट गो, कभी कहता है कि गेंद को उसने जाते देखा है। आई सॉ इट गो, कभी कहता है कि उसने उस गेंद को जाते हुए देखा है। मेरीली बाउंसिंग, खुशी से, मेरीली का मतलब क्या होता है, खुशी से। बाउंसिंग का मतलब है उछल कर जाना, ठीक है ना। तो कभी कहता है कि उसने उस गेंद को जाते हुए देखा है, खुशी से उछलते हुए देखा है। डाउन द स्ट्रीट, गली में से गुजरते देखा है। एंड देन, अब डाउन द स्ट्रीट का मतलब होता है क्या, गली में, ठीक है ना। तो गली में से उसने उसको खुशी से उछलते हुए देखा है, गली में से उस गेंद को गुजरते देखा है। एंड देन मेरली ओवर देयर इट इज़ इन दी वाटर, और उसके पश्चात खुशी से उस गेंद को बंदरगाह के पानी में गिरते देखा है। नो यूज टू से, अब कवि कहता है कि अब उस लड़के को कहने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, कोई लाभ नहीं है अगर उस लड़के को कहा जाए कि देयर आर अदर बॉल्स, कि अन्य गेंदें भी तो होती हैं, गेंद और भी होती हैं, वो एक ही थोड़ी है, गेंद और भी होती हैं। नो यूज टू से, अब उसे ये बात कहने से कोई लाभ नहीं होगा। ओह अरे, देयर आर अदर बॉल्स, कि अरे गेंद तो और भी होती है ना। एन अल्टीमेट, अल्टीमेट का क्या मतलब होता है, ये जैसे कि मान लीजिए अल्टीमेट का मतलब है अंतिम, यानी आखिर में या चरम में, ठीक है ना। तो एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, अब लड़का काफ़ी जो है गेंद के खो जाने से, बंदरगाह के पानी में गिर जाने से लड़का काफ़ी चिंतित है और वो दुख से भरा हुआ है, ठीक है ना। परेशान करने वाला दुख जो उसके मन में उठता है ना, एन अल्टीमेट यानी आखिर में, एक अंतिम, अंत में, अंतिम जो है शेकिंग ग्रीफ, परेशान करने वाला दुख जो होता है लड़के के मन में, फिक्सेस द बॉय, उस लड़के को वह जड़वत कर देता है, वह स्थिर खड़ा हो जाता है, जड़वत हो जाता है, वहाँ गेंद को खोने के भाव से वो जड़वत हो जाता है। एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग, जब वह सख्त होकर के, जब वह सख्त होकर के कांपने लगता है, जब वह सख्त होकर के कठोरतापूर्वक कांपने लगता है। अब रिजिड का मतलब कठोर या सख्त, ठीक है ना। तो वह कठोरतापूर्वक कांपने लगता है। स्टीयरिंग डाउन, और वह घूर करके देखने लगता है नीचे, घूर करके नीचे देखने लगता है और खड़ा रहता है। ऑल हिज यंग डेज, अपने पुराने दिनों के बारे में वह याद करता है, वह अपने पुराने दिनों को याद करता है, कांपता है, कठोर होकर के कांपता है। और बंदरगाह के पानी में स्टीयरिंग डाउन, और नीचे वो घूर करके देखता है, कहाँ देखता है, इनटू दी हार्बर, बंदरगाह में वो घूर करके नीचे, यानी टकटकी लगा करके घूर करके देख रहा है। वह कठोर होकर के कांप रहा है, खड़ा है, और स्टीयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज, और अपने पुराने दिनों की यादों को याद करते हुए, अपने पुराने दिनों को याद करते हुए वह स्टीयरिंग डाउन इनटू द हार्बर, वह बंदरगाह के पानी में घूर करके देख रहा है। वेयर हिज बॉल वेंट, जहाँ उसकी गेंद चली गई थी, जहाँ उसकी गेंद चली गई थी उस बंदरगाह के पानी में वह घूर करके देख रहा है। आई वुड नॉट इंट्रोज ऑन हिम, अब कवि कहता है इंट्रोज का मतलब क्या होता है, यानी कि किसी को बिना अनुमति प्रवेश करना, किसी जगह पर बिना अनुमति से प्रवेश करना, अवांछित प्रवेश जिसको कहते हैं ना। इंट्रोज का मतलब होता है अवांछित प्रवेश, ठीक है ना। वांछित नहीं है, फिर भी कोई आ जाता है, प्रवेश कर लेता है, तो वो अवांछित ही होता है ना, तो इंट्रोज होता है वो। आई वुड नॉट इंट्रोज ऑन हिम, कवि कहता है कि मैं अब उस लड़के की भावना में अवांछित रूप से प्रवेश नहीं करूँगा। कवि नहीं चाहता है कि वह उसकी भावनाओं में प्रवेश करे। ए डाइम अनदर बॉल, अब कवि कहता है कि गेंद दूसरी भी तो खरीदी जा सकती है। ए डाइम, और एक 10 सेंट का जो सिक्का होता है, ए डाइम, डाइम का मतलब होता है यानी एक सिक्का जो 10 सेंट का होता है यूएस डॉलर के, यूएस के अनुसार, ठीक है ना। यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में क्या होता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या होता है कि डाइम कहते हैं एक सिक्के को, और वो सिक्का होता है 10 सेंट का, जिसे कहते हैं डाइम, ध्यान रखिएगा। तो ये डाइम अनदर बॉल, अब कवि कहता है कि एक 10 सेंट का जो सिक्का होता है उससे भी गेंद खरीदी जा सकती है। इज वर्थलेस,
और उसकी कीमत भी, ये कीमत भी तो कोई ज़्यादा नहीं होती है। 10 सेंट का एक सिक्के से बॉल दूसरी गेंद को खरीदी जा सकती है, तो यह कोई ज़्यादा कीमत नहीं होती, ये बड़ी कीमत नहीं होती है। वर्ड मीनिंग क्या होता है? कीमत या मूल्य, लेस मीनिंग नहीं, ठीक है ना, यानी कि नेगेटिव बन जाता है इसका, यानी कि अधिक कीमत नहीं होती है। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। कवि आगे कहता है कि अब वह लड़का जो है, अब वह बालक जो है, अब पहले अपनी जिम्मेदारी का अनुभव कर रहा है, अपनी उत्तरदायित्व को वह अनुभव कर रहा है। उसका क्या उत्तरदायित्व है, ठीक है ना, उसका क्या उत्तरदायित्व है गेंद को खो जाने के बाद, उसका उत्तरदायित्व क्या है, उसका अनुभव कर रहा है। इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजीशन, इस सांसारिक दुनिया में, इस सांसारिक जो है भौतिक संसार में कह लीजिए, इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजीशन, यानी कि पोजीशन का मतलब होता है धन दौलत संपत्ति, वर्ल्ड मीन संसार, ठीक है ना। इस भौतिक संसार, भौतिक का मतलब है पोजीशन, यानी कि धन दौलत के संसार में, धन दौलत की दुनिया में, ठीक है ना, इस संपत्ति वाले दुनिया में। तो इस भौतिक संसार में वह बालक जो है पहले अपना अब जो है उत्तरदायित्व महसूस कर रहा है, अनुभव कर रहा है। पीपल विल टेक बॉल्स। अब कवि आगे कहता है कि लोग गेंद खरीदेंगे, लोग गेंद लाएंगे। अगर ये गेंद खो जाती है तो लोग गेंद लाएंगे, लोग गेंद खरीदेंगे। बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज, लिटिल बॉय। हे छोटे लड़के, हे छोटे बच्चे, हे छोटे लड़के, बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज, कि गेंदें जो होती हैं हमेशा खोती रहेगी, गेंद खोती रहेगी, लोग गेंद खरीदते रहेंगे और गेंदें खोती भी रहेगी। लिटिल बॉय, छोटे लड़के। एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक। अब इस पंक्ति में कवि कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो है गेंद नहीं खरीदेगा। अब गेंद नहीं खरीदेगा। मनी इज एक्सटर्नल, धन बाहरी चीज़ है, धन एक बाहरी चीज़ होती है। देखिए, लड़के की गेंद जो है वो पानी में गिर गई, बंदरगाह के पानी में गिर गई है। अब लड़का जो है वो चिंतित है, वो लड़का अब चिंतित है। और उस समय कवि कह रहा है कि वो दूसरी गेंद भी खरीद सकता है, लेकिन इसमें लड़का जो है अब उसके जो उस गेंद के प्रति जो उसका मोह था, जो उसका लगाव था उस गेंद के प्रति, जो उसकी भावना जुड़ी हुई थी। अब कवि कहता है कि पैसा बाहरी चीज़ है, यानी पैसों से बाहरी वस्तुओं को खरीदा जा सकता है, लेकिन जो गेंद के प्रति लड़के की भावना है, उस भावना को, उसकी जो उसकी भावना है, उसकी जो पुराने स्मृतियाँ, यादें हैं, उनको वो खरीदा नहीं जा सकता है पैसों से। पैसों से लड़के की जो यादें हैं पुरानी, जो गेंद से जुड़ी हुई है, उसकी यादें, उन यादों को खरीदा नहीं जा सकता है। गेंद तो खरीदी जा सकती है, लेकिन उन यादों को कैसे खरीदा जा सकता है जो लड़के की उस गेंद के प्रति रही है। इसीलिए कवि कहता है कि अब उस दूसरी गेंद खरीदने, अब नो वन बाइज ए बॉल बैक, कोई भी दूसरी गेंद नहीं खरीदता है, कोई भी व्यक्ति दूसरी गेंद नहीं खरीदता है। मनी इज एक्सटर्नल, कि धन तो बाहरी चीज़ होती है, इससे बाहर की वस्तुएं खरीदी जा सकती है, सांसारिक चीज़ों को खरीदा जा सकता है, लेकिन मन की यादों को नहीं खरीदा जा सकता है। ही इज़ लर्निंग, अब वह लड़का सीख रहा है। ही इज़ लर्निंग वेल, अच्छी तरह से वो सीख रहा है। बिहाइंड हिज डिस्परेट आइज, अपनी नीरस आँखों से, अपनी आँखों में निराशा लिए हुए लड़का अब अच्छी तरह से सीख रहा है। क्या सीख रहा है? द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, किसी चीज़ के खोने के ज्ञान शास्त्र को। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है ज्ञान शास्त्र, ठीक है ना। लॉजी में विज्ञान होता है, ज्ञान शास्त्र होता है या फिर विज्ञान होता है, ठीक है ना। तो एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, लड़का जो है अब किसी चीज़ के खोने के, यानी गेंद के खोने से जो उसको नुकसान हुआ है, उसके खोने के ज्ञान शास्त्र को वह सीख रहा है। अपने नीरस आँखों से अच्छी तरह से वो सीख रहा है। हाउ टू स्टैंड अप, अब वो ये भी सीख रहा है कि जो हानि हुई है उसको, जो स्थिति उसके साथ, जो घटना घटित हुई है, उसको वो कैसे उसको सहन करना चाहिए, वो इस बात को अब सीख रहा है। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, अब इसमें कवि कहता है कि व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नाउ, कि हर व्यक्ति जो है, प्रत्येक व्यक्ति के सामने इस प्रकार की स्थिति एक ना एक दिन तो आ ही सकती है, और प्रत्येक व्यक्ति के सामने इस प्रकार की स्थिति आ सकती है, तो उसे सहन करना सीखना चाहिए।
जो स्थिति है, जो घटना घटित हुई है, नुकसान की यानी हानि जो हुई है, उसको हानि जो होती है उसको सहन करना सीखना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखिए। एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। कवि कहता है इस अंतिम पंक्ति में, कहता है कि अधिकांश लोग, मोस्ट का मतलब होता है अधिकांश लोग नो मैनी डेज, ये सीखने में बहुत दिन लगा देते हैं, कई दिन लगा देते हैं हाउ टू स्टैंड अप, कि स्थिति को कैसे सहन किया जाए। स्थिति से निपटने के लिए वे क्या करते हैं, इसको समझने के लिए, स्थिति से निपटने के लिए, जो नुकसान हुआ है, जो हानि हुई है, उसको सहन करने के लिए, उसे सहन करने के लिए अधिकांश लोग ऐसे होते हैं जो कई कई दिन लगा देते हैं सीखने में। तो इस प्रकार ये जो एक छोटी सी पोएम थी, मैंने आपको इसकी हिंदी बताई है और अधिक कुछ नहीं है इसमें, और इसकी हिंदी जो है मैंने आपको बताई। इस प्रकार से आप इनको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, तैयारी कर लीजिएगा। और इसके जो टॉपिक है, जो इसका टाइटल है, दी बॉल पोएम यानी कि गेंद कविता, ठीक है ना। और इसके जो रचने वाले हैं, इसको जिसने लिखा है जॉन बेरीमैन है। ये दो बातें आप याद रखिएगा। और बीच का ये है, अब इसके बाद में जो स्टेंजे इसके बनेंगे, 2 4 5 जितने भी स्टेंजे इसके बनते हैं, ठीक है ना, और उतने स्टेंजे के नीचे क्वेश्चन दिए जाएंगे, उन क्वेश्चनों का उत्तर जो है इसके अंदर से आपको लिखना होगा। और फिर ये भी आप ध्यान रखें कि क्वेश्चन जो है जिस काल में होता है ना, प्रश्न का जो जिस टेंस में प्रश्न होता है, उत्तर भी उसको उसी टेंस में देना पड़ता है। प्रश्न जिस काल का होगा, उत्तर भी उसका उसी काल में होगा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए आपका प्रश्न जो है प्रेजेंट टेंस में है, तो आपको उत्तर भी प्रेजेंट टेंस में ही देना होगा। अगर आपका जो क्वेश्चन पास्ट टेंस में है, तो आपको उत्तर भी उस पास्ट टेंस में ही देना होगा। तो इसमें आप पहचान सकते हो, जैसे मान लीजिए WH वाले क्वेश्चन वर्ड के बाद में डू डज आपको दिखाई दे, या इज एम आर दिखाई दे, या हैज़ हैव दिखाई दे, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट टेंस में क्वेश्चन है, और आपका उत्तर फिर इसी प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए जो साइक्रे डाली हुई है। साइक्रे से आपको पता चल जाएगा टेंस का ज्ञान तो साइक्रे से ही होता है, ठीक है ना, या उसके एडवर्ब से होता है, या उसके साथ वाले वाक्य से होता है ज्ञान, ठीक है ना। वर्ब से आपको पता चल जाएगा। और फिर उसके बाद में रही बात है पास्ट टेंस के अंदर क्वेश्चन हो, तो उसमें क्या होगा कि आपको क्वेश्चन वर्ड के बाद में जैसे वाई डिड, वेयर डिड, इस प्रकार से आपको डिड मिलेगा, या फिर वॉज वर्ब मिल जाएगा, या हैड मिलेगा, ठीक है ना, या वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल जाएगी, जैसे वेंट है, जैसे बॉट है, ठीक है ना, या परचेज्ड है। तो इस प्रकार से आपको सेकंड फॉर वर्ब मिल जाएगा। तो इसमें आपको पता चल जाएगा ये आपका पास्ट टेंस का क्वेश्चन है, तो आप उसका उत्तर भी पास्ट टेंस में ही दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। और या आपको पॉइंट कैसे लगी, आप इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और लाभ उठाइएगा, और इससे कविता को बार बार पढ़िएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक जो है सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।